में कौन गा करके अपनी किताब बेचेगा आज? बताइए जय बाबू, कोई मेले में गा करके किताब अपनी बेच सकता है आज की तारीख में? नहीं बेच सकता। दुनिया का पहला ऐसा कवि है जो किसी न किसी समय कहीं किसी क्षण पर जैसे 3 चोटियां जो है मिल करके गुही जाती हैं तो आकर्षक लगती हैं, उसी तरह से ये जो है त्रिवेणी पढ़ीस, बंशीधर शुक्ल और रमई काका, इनकी है जो है त्रयी है कि गांव का इससे सुंदर जो आक्रोश में महिला, उसका क्या चित्र हो सकता है कि गिरी थरिया जैसी झन्ना। तालियों से स्वागत है। हम चाहे थे कि पंकज कमल भैया एक माला पहना करके छांदिक कविता के वो सिद्धार्थ हस्ताक्षर है। हम सबका सौभाग्य है कि अपने बीच में समय दिन उपस्थित हैं। हम अनुरोध करी डॉक्टर विनय दास जी से उनका लोकेशन भेजते होगी अच्छी फोटो कर दिया। डॉक्टर मिश्रा जी उपस्थित हैं जिनकी कृति पर चर्चा हुई है। डॉक्टर साहब अवधि के ध्वजवाह हैं। शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुए। वैसे पहले उल्लेखनीय योगदान बड़े राष्ट्रपति पुरस्कार आपका मिल जाता और रामनरेश त्रिपाठी और जायसी पुरस्कार हिंदी संस्थान से आपका मिले। 4 बार आप हिंदी संस्थान से सम्मानित हुए और हिंदुस्तानी अकेडमी से बना दास सम्मान, एक बड़ा सम्मान आपका मिला है। दर्जनों आपकी रचनाएं हैं। कई देशन के विदेशन में यात्रा है और यात्रा संस्मरण भी, यात्रा वृत्तांत आप लिखे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमका लगत है कि जो नए लेखक और साहित्यकार उभर रहे हैं उनका मार्गदर्शन और संरक्षण बहुत विधिवत तरीके से डॉक्टर मिश्र जी कर रहे हैं। यह रूप में एक बार स्वागत है डॉक्टर मिश्र जी का। अनिल श्रीवास्तव गंगलोर जी से अनुरोध करे थे कि माला में के सर्वेश भैया से बोल की पैच लगा के नमस्कार कहाँ है? भगत वाहो स्काउट मास्टर और बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वाराणसी में और साहित्यिक अभिरुचि के धनी हो जाए। एक बार आधुनिक अवधि की बृहत्त्रयी संज्ञा से अभिहित है और लेखक डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी ने 3 अवधि के महारथी, महारचयिता, महागुरु कह दिया, जिनके उजाला से बहुत से कवि बन गए। इन 3 लोगों का अवधि साहित्य हिंदी के समानांतर अपन साम्राज्य कायम रहे सफल रहा है कहा जा सकता। उन 3 महाविभूतियों के कृतित्व, व्यक्तित्व और अपने शब्दों में डॉक्टर मिश्र जी किताब में समेटित है। जिस पर आज हम लोग एक अपन दृष्टि डाले कोशिश करबे और यही लिए सब यहाँ विद्वान लोग इकट्ठा हैं। हम डॉक्टर बलराम वर्मा जी से शुरुआत कर रहे हैं। सम्मानित मंच, सम्मुख बैठे विद्वान साथियों, बड़े सौभाग्य का विषय है कि इस व्यस्त कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला। मैं आज सुबह से ही गाँव गया, फिर एक कॉलेज में हमने ही लिखा है कि मुझसे जब प्रश्न किया गया तो मैं बहुत हतप्रभ रह गया। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा तलाश किया जाए और जो इन्होंने 3 बृहत्त्रयी के 3 कवियों को चयनित किया है त्रिवेणी के, ये वस्तुतः मैं समझता हूँ कि छायावाद के समानांतर इन कविताओं का सृजन किया और इन रचनाकारों में मुख्य रूप से पढ़ीस जी, बंशीधर शुक्ल जी और रमई काका। मुझे याद है सन 70 के आसपास कक्षा 8 में पढ़ता था
घर पे रेडियो था, सुनने का अवसर मिला रमई काका को, और उनकी रचनाएं निरंतर आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित हुआ करती थी। अच्छा इसलिए लगता था कि लोक भाषा में उनकी रचनाएं होती थी। संयोग से 1974 में 74-75 फैजाबाद में तुलसी स्मारक सदन में एक मानस चतुर्दशी समारोह हुआ था। मुझे वहाँ पर रमई काका को सुनने का मौका मिला। साक्षात अनजान जी जो मेरे हिंदी के गुरु ये थे, वो संचालन कर रहे हैं। मुझे पता चला कि बहुत अच्छी कवि हैं अनजान जी। वहाँ पर मुझे रमई काका को आमने सामने सुनने का मौका मिला। साहित्यिकता की दृष्टि से, छायावाद की दृष्टि से, सामाजिक समस्याओं का अगर अवलोकन किया जाए तो इन तीनों कवियों ने जो दृश्य चित्र प्रस्तुत किए हैं अपने साहित्यिक लोक भाषा में, वह अद्वितीय हैं। मैंने कई रचनाएं, चूँकि ग्रेजुएशन में अभी तक BA 3rd ईयर में रही हैं, बंसीधर शुक्ल जी भी रहे हैं, पढ़ीस जी भी रहे हैं, रमई काका भी रहे हैं, तो उनको पढ़ने पढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। देखा कि छायावाद के समानांतर लोक भाषा में अवधि में जो इन्होंने रचनाएं की हैं वो बिल्कुल बेजोड़ हैं। चाहे सूखी डार हो, चाहे डोंगिया हो, इस तरह से अनेक रचनाएं पढ़ीस जी की। मैं चाहूँगा कि बहुत व्यापक चर्चा न करते हुए किसी कविता पर ही चर्चा की जाए, ज़्यादा ठीक है। तो कविताओं में आप सभी लोगों ने देखा होगा, भाई प्रदीप जी बैठे हैं, इनकी एक कविता है कि हियाँ तो जो जो हिंदुस्तान। ठीक उसी तरह से एक कविता इसमें भी उद्धृत किया है हमारे प्रतिनिधि रचना के रूप में मिश्रा जी ने। एक कविता है खेतीहर, जो बंसीधर शुक्ल की है। अवधि वंदना, गांव की दुनिया। जब हम इनको देखते हैं तो बिल्कुल गांव में पहुंच जाते हैं, गांव की समस्याओं से रूबरू होते हैं। घास फूस के छप्पर छानी लगी खम्हरिया थुनिया, और तिनवा छिपे अन्न के दाता, यह है गांव की दुनिया। आगे कहते हैं कि जहां रूप चिथरन माल बांधा, प्राण बंधे बांचा पर, और साखिन ते गले रहा धर्म, बांधा कच्चे धागा। बात लाद के संग बंधी ईश्वर बांधा नस नस पर, एक तारमा कुटुंब बंधा भय भाग बंधी धर्मन पर। यहाँ पतिव्रत धर्म निभाए विधवा युवा की सुनिया, यहाँ न काम बिहार असिहिया, यहाँ गाँव की दुनिया। तो गांव की दुनिया का जो चित्रण किया गया है उसमें कोई बड़ा बदलाव आज भी नहीं आया है। अगर देखा जाए तो आज भी गांव शहरों के मुकाबले बहुत कुछ इन्हीं स्थितियों में जी रहे हैं। कुछ बदलाव थोड़ा बहुत आया है, लेकिन आगे कहते हैं कि जौन विधा सो गीत हिया पर जो बोले सो भाषा, नीके नीके कटे दयु बस यह है रात दिन आशा। हिया कुटुंब अकेले पाले धर्मिन बहु सुनिया, हिया है अंजन मशीन है अंजन मशीन, यह है मजूर की दुनिया। लाठी डंडा फटफटा जतुआ, जूता ठेंगा, तबली हंसिया गड़सा फरवा, यह है हिया का टेंगा। दुनिया भर के रोग हिया पर खर पतवार दवाई, घोर कसहियों डीह पुराना, यह है हिया प्रभुताई। जो निश्चित ही हम लोगों को अवधि के प्रति जागरूक करेगा, अवधि के मनीषियों को
की जानकारी देगा और हम सब इससे लाभान्वित होंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो कर लिया जाए भाई। हाँ, आप ये आओ आओ। राम भक्तों की श्रद्धा के आयाम है, राम भक्तों की श्रद्धा के आयाम है। राम सत्य सनातन परम धाम है। आज से ही नहीं ये युगों से रहा, आज से ही नहीं ये युगों से रहा। हर जगह राम ही राम ही राम। इस आयोजन के सम्मानित अध्यक्ष माननीय मुख्य अतिथि जी और हमारे मित्र, और बल्कि अगर हम और कहें तो हमारे जनपद के गौरव, जनपद तक इनको सीमित नहीं करना चाहिए, मगर मेरे लिए जनपद प्रथम है। भाई राम बहादुर मिश्र जी राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सबके प्रतिनिधि, अवध और अवधि के पर्याय कहा जा सकता है। आज अवध में अवधि का जो इतना बोलबाला दिखाई दे रहा है, यह पिछले 20 वर्षों के उनके क्रियाकलापों का प्रतिफल है। चाहे पत्रिका का प्रकाशन रहा हो, और चाहे शोध ग्रंथ रहे हों, और चाहे अनेक अन्य रचनाएं रही, तो उन सभी रचनाओं के माध्यम से भाई राम बहादुर मिश्र जी, अगर राष्ट्रीय स्तर पर हम कहते हैं तो मुझको तब भी लगता है कि मैं कुछ छोटी बात कह रहा हूं। उनका व्यक्तित्व जो है अवधि के विकास में बहुआयामी रहा है, और वो राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व के स्वामी हैं। मेरी यह कामना है कि ईश्वर दिन प्रतिदिन उन्हें निरंतर उत्कर्ष के पथ पर ले जाए, जिससे हम सबका कालर बाराबंकी जनपद के निवासियों का ललाट गर्व और गौरव से भरा रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हाँ आप वहाँ आइए फिर। और फिर अब वाले काम हम वीडियो बना रहे हैं। कोई का सबका हो रहा है। आज तो आ जाए सभा के हमारे तो पटेल वाले चौराहे पर ना तो फोन कर देना हमको, ठीक। अवधि के विशेषज्ञ और छांदिक कविता के सम्राट समोसा रचनाकार जनेश्मा, वहाँ जयनारायण डिग्री कॉलेज के पूर्व रीडर, और तमाम प्रबंध काव्यों के समर्थ रचयिता, साहित्य भूषण से सम्मानित माननीय उमाशंकर सुख चितकंठ जी। त्रिवेणी का मतलब जो है सब लोग साधारण रूप में जानते हैं, गंगा सरस्वती और यमुना का त्रिवेणी। इसी को हम मोटे तौर पर संस्कृत में यही त्रिवेणी जानते हैं, लेकिन वही लोक की बात जब हमारे साहित्य में आती है तो वहाँ पर त्रिवेणी बनती है, और यहाँ अवधि में आकर त्रिवेणी बन जाती है। वेणी माने जो है चोटी, वैसे चोटी की तरह ये जो है तीनों लोग आपस में गुहे हुए हैं। जैसे 3 चोटियाँ जो है मिल करके गुही जाती हैं तो आकर्षक लगती हैं, उसी तरह से ये जो है त्रिवेणी पढ़ीस, बंशीधर शुक्ल और रमई काका, इनकी है जो है त्रयी है, बृहद त्रयी जिसे कहा गया है अवधि की, वह त्रिवेणी के नाम से यहाँ पर आए हैं। हम चर्चा कई तरह से कर सकते हैं, इसके बहुत सारे निहितार्थ हैं त्रिवेणी के। एक सबसे बड़ा जो इसका एक संदेश जाता है हम लोगों के बीच में। अभी हमारे डॉक्टर साहब ने जो है वर्मा जी ने बहुत अच्छे से जो है बंशीधर शुक्ल और पढ़ीस की कविता के माध्यम से बात रखी और बहुत अच्छी चर्चा की।
तो ऐसे त्रिवेणी के रूप में जो हमें 3 वो मिले हुए हैं, बंशीधर शुक्ल, रमई काका और परीज, तीनों लगभग सम उम्र हैं, कोई बड़ा अंतर नहीं। इसे डॉक्टर साहब ने भी बताया है और अध्ययन करेंगे तो आपको भी पता चलेगा बहुत ज़्यादा कोई के उम्र में अंतर नहीं, सब समकालीन और तीनों जो है लेकिन सभी के अंदाज अलग अलग हैं, इसीलिए जो है पहचान में सभी जो है अलग अलग नजर आते हैं, एक समझते हैं सारी बातें हैं, लेकिन सवाल भी बहुत सारे एक हैं, तीनों लोगों के सवाल एक, लेकिन तीनों लोगों की दृष्टि अलग होने के कारण, सामाजिक सोच अलग होने के कारण तीनों की बातें जो है अलग अलग आती हैं, अलग अलग रंग ढंग से आती हैं, अलग अलग रंग ढंग से आती हैं। और त्रिवेणी इसी मायने में खास उल्लेखनीय लगती है कि अभी तक अवधि के क्षेत्र में, जैसा कि डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी ने उसकी भूमिका में लिखा कि जब कहीं एक कार्यक्रम में गए तो इनसे एक सवाल किया गया, क्योंकि अवधि के पुरोधा हैं, तो इसे तमाम लोगों ने पूछा कि क्या जायसी और तुलसी के बाद भी कोई कवि हुआ है अवधि में? इस सवाल ने उनको इस किताब की रचना की ओर प्रेरित कर दिया, इस छोटे से सवाल में। इसलिए कभी ये मत समझिए कि कोई सभा बड़ी छोटी है या बड़ी बड़ी है, बड़ी सभा भी आपको कुछ नहीं दे सकती है और छोटी सभा आपको बहुत सोचने समझने को दे सकती है, क्योंकि बड़ी सभा जब होगी तो लोक लुभावन होती है, उसके सवाल अलग होते हैं, उसका फोकस जो है सारा महिमा मंडन से जुड़ा होता है, लेकिन छोटी जगहों पे जो कार्यक्रम होते हैं रचनाधर्मी होते हैं, उससे ज़्यादा जुड़े रहते हैं। तो उस सवाल ने उनको प्रेरित किया त्रिवेणी लिखने के लिए कि एक जगह पर जो है कोई व्यक्ति इन तीनों को पा जाए। अभी तक जो कुछ अवधि में रहा, वो तीनों को जानने के लिए 3 जगह जाना पड़ेगा। बंशीधर का अलग है, रमई काका का अलग है और परहेज जी का अलग है, और बहुत सारा जो है रमई काका का बिखरा हुआ अनुपलब्ध है। जोर देकर कहना चाहूंगा कि ये तीनों कवि फुटपाथ से शुरू हो गए। आज हम फुटपाथ पे नहीं जा पाते, हमको शर्म आती है, लज्जा आती है, हम लगेगा साहित्यकार के लिए बड़ा भारा सवाल पैदा हो गया, हमारी इज्जत सारी खाक हो गई। लेकिन आप ताजुब करेंगे, मेले में कौन गा करके अपनी किताब बेचेगा आज? बताइए जय बाबू, कोई मेले में गा करके किताब अपनी बेच सकता है आज की तारीख में? नहीं बेच सकता। बंशीधर शुक्ल बाजारों में, मेलों में, खेलों में अपनी कविता गा गा करके सुनाई और बेची, और रमई काका का उससे भी बढ़िया रहा। वो तो पहले कभी सस्ता साहित्य सस्ता था जो फुटपाथों पर बिकता था, और आपको बताया ये सुनी बात नहीं है, मैं उनको ढूंढ रहा था। मेरे घर में पहले मेरे दादाजी शौकीन थे तो सब किताबें उनकी रखी। तो एक बार अयोध्या में गया और मेरी आदत है कि फुटपाथ पर भी मैं किताबें की दुकान देखता हूँ, और बड़ी जगह जाता हूँ तो भी वही किताब की दुकान में कुछ न कुछ ले लेता हूँ। तो फुटपाथ पर उनकी बौछार किताब हमको मिली। अब सोचे आपकी किताब कोई फुटपाथ पर मिलेगी कभी? फुटपाथ का मतलब मेरा फुटपाथ नहीं है, मतलब वो जनता जनार्दन की आवाज थे, जनता के बीच के कवि थे, इसलिए जो है वहां पर वो उपलब्ध दिखाई देती है। हम उस स्तर तक अभी जनता की आवाज नहीं बन सके, तो इस दृष्टि से भी उन पर मतलब हम लोग सोच सकते हैं, अपने को नए परिप्रेक्ष्य में अवधि को ढाल सकते हैं कि नया परिप्रेक्ष्य कहाँ है। और जो इन्होंने त्रिवेणी की रचना की, उसमें दूसरी जो खास बात है कि रचनाओं का प्रतिनिधित्व। ऐसी किताबें जब आती हैं तो उसके भीतर खास बात ये होती है कि प्रतिनिधि रचनाओं का कितने % में, कितनी मात्रा में संचयन हुआ। तो तीनों लोगों को आप देखेंगे अगर, तो ज़्यादातर वे रचनाएं जो पढ़ाई भी जाती हैं
और नहीं पढ़ाई जाती हैं फिर भी लोकमानस में व्याप्त है। उन कविताओं को जो है इन्होंने तीनों के चयन में रखा और जो उससे हट करके विशेषता आती है कि तीनों के व्यक्तित्व का, साहित्य का जो है प्रतिनिधित्व भी होता है। ये नहीं एक पक्षी हो गए हो, ये एकांकी हो गए। तीनों के जो साहित्य के विविध पक्ष हैं, विविध पक्षों से रचनाओं का चयन किया गया है। इस चयन के नाते भी त्रिवेणी हमारे लिए जो है आज की तारीख में महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और त्रिवेणी में जो बात है, हम लोग जानते हैं कि पढ़ीस जी जो है कविता की, वे हिंदी के समानांतर अवधि को स्थापित किया। छायावाद प्रगतिवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उसका कारण केवल यही है कि निराला जी, रामविलास शर्मा ऐसे जो हिंदी के बड़े स्टार कवि थे वो सब उनके साथ साथ थे, इसके कारण प्रभावित हुए। और इसके बाद जो बचे रमई काका, सब लोग जानते हैं कि रमई काका को हम लोग उनके साहित्य से कम, जनता के बीच में उन्हें हम रेडियो के माध्यम से जानते ज़्यादा, हम उनके नाटकों के माध्यम से, एकांकी के माध्यम से उनसे ज़्यादा जानते हैं बनस्पत उनकी कविताओं। और कविताओं को भी अगर जानते हैं तो सब लोग, गांव का एक अपन व्यक्ति भी आज कह सकता है कि हम कहें बड़ा धाखा ये कविता आज भी उनकी जनता में लोकप्रिय है। अच्छा, ये उन्हीं की है? हाँ, हम कहें बड़ा हम एक बार शहर में गए तो हाँ, वो उन्हीं की कविता। ये मैं जब 6th क्लास में थी, मतलब मैंने तब ये पढ़ी थी और वो भी मेरे पिताजी की जो डायरी थी उसमें उन्होंने हाथ से लिखा हुआ था। आकाशवाणी में 1981 से मतलब कि आ रहा है उनका रमई काका जो रमई काका। हम एक दिन गए बजाजा। हाँ, हम गए बजाजा में, उस सौदा के तो वो मतलब कविता 70 वगैरह। और इसी तरह से रमई काका की जो है रमई काका जो सुन रहे हैं, ग्रामीण समझ कितनी बढ़िया है। एक ग्रामीण महिला का आक्रोश में चित्र देखिए कितना बढ़िया, मतलब हम तो उस पर मुग्ध रहते हैं। थोड़े के बाद हमने देखा सूर्य प्रसाद दीक्षित जी उस पर मोहित कि गांव का इससे सुंदर जो आक्रोश में महिला, उसका क्या चित्र हो सकता है। अनिल श्रीवास्तव जी के लिए बड़ा महत्व है, वो हास्य के कवि कि गिरी थरिया जैसी झरना। क्या गजब, क्या गजब को। हाँ, फूल की थाली में तो अगर गिर गई तो पूरे घर में आवाज हो गई। और काफी वो जैसे कि आज हाँ। बजाते हैं वो ओम और उसके वो लिए बीट्स पैदा तो होती हैं बहुत अपने ज़्यादा, आप वही बीट्स बहुत देर तक जैसे घंटे की आवाज बहुत देर तक। तो स्त्री का चित्र कितना अच्छा, गिरी थरिया जैसी झरना, और क्रोध कितना है, और पटाखा जैसी दग दग जाए। तो जो पटाखा देखा है, जो लड़ी आती है, उस तरह से मतलब एकदम तीव्र प्रभाव उसकी जुबान का है कि पटाखा जैसी दग दग जाए। तो ऐसी सुंदर रचना करने वाले हास्य के, व्यंग्य के और लोगों को उपदेश देने के लिए, शिक्षा देने के लिए रमई काका अद्भुत। लेकिन पूर्णता इसी में है कि मिश्र जी की दृष्टि की मैं प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने काव्य निर्गत नहीं किया, उन्होंने उसको संपूर्ण में समेटने की कोशिश किया। और उन्होंने वहाँ पर जहाँ रमई काका की पूरी संग्रहों का ब्यौरा दिया है, उसी के साथ साथ उन्होंने वहीं पर जो है रमई काका के एकांकियों का, कई एक एकांकियों का भी इसमें सन्निवेश किया, जिससे चूंकि एकांकी बिना उनका व्यक्तित्व अधूरा है। तो ऐसे जो है रमई काका को संपूर्णता में समेटता है। और बंशीधर शुक्ल को हम लोग अमूमन कवि के रूप में जानते हैं। कवि की आवाज़ ही उनकी थी, वो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। और राम मड़ैया उनकी सबसे मशहूर कविता है। और उस राम मड़ैया को अगर आप कभी बंशीधर शुक्ल के गांव जाएं तो जरूर देखें। वो जगह वैसी ही वीरान, वैसी ही कुछ पड़ी हुई है जहाँ पर राम मड़ैया उन्होंने लिखी थी और जहाँ राम मड़ैया उनकी बनी थी। तो वो तार, वो चीज, वो आज भी वैसे ही कहानीकार भी हैं ये लोग करते हैं। और वो भी बढ़िया चीज़ है कि कहानी तो उन्होंने 11 लिखी है, 9 या 11 कहानी उनकी अवधि में है।
और हम अवधि में नहीं उनको छोटा सम्राट के बगल से जो कहानीकार के रूप में उनको मैं सबसे ज्यादा तो आप स्थापित 50 मीटर चलिए फिर बाएं सबसे मुड़ पहले मैंने आवाज उठाई जाइए। कि जो है चूना बंशीधर शुक्ल जो है, वैसे तो हम लोग मोहिनी को पहली रचनाकार हैं अवधि की, लेकिन बात को जब हम जिनमें निरंतरता पाते हैं, उस निरंतरता के नाते हम बेदखल कहानी को महत्व समझा और बात को लोगों ने जो है उसको तवज्जो दिया। जगदीश पीयूष ने दिया, हमने आपका अवधि कहानी का विशेषांक निकला उसमें भी दिया, और इसमें भी उन्होंने बेदखल कहानी को रखा, उनके निबंधों को रखा। तो इस दृष्टि से भी हम लोग उस चीज को समझेंगे कि त्रिवेणी की महत्ता इसलिए भी है कि उन्होंने समग्रता में समझने की कोशिश की। हम त्रिवेणी पर कई दृष्टियों से विचार कर सकते हैं। हम विचार इससे भी कर सकते हैं कि त्रिवेणी की रचना का औचित्य क्या है। हम विचार इससे भी कर सकते हैं क्या उन्होंने इन तीनों कवियों की उन चीजों को जिसके लिए वे जाने जाते हैं उसको किस मात्रा में इस पुस्तक में दे सकते हैं। इस दृष्टि से भी हम विचार कर सकते हैं। हम विचार इससे भी कर सकते हैं कि भाषा की जो रवानगी जो और वैविध्य है उसको कितना जो है मिश्र जी ने पकड़ के इसमें सन्निवेश किया है। मतलब ये तमाम दृष्टियां हैं जिससे हम त्रिवेणी को समझ सकते हैं। और आधुनिक अवधि परिदृश्य में जो कविता का बन रहा है, गीत का बन रहा है, उसके मध्य त्रिवेणी का कितना ऐतिहासिक महत्व है, आने वाले समय में यह कितने इतिहास को रचेगी, इस बात का महत्व है। तो हम समझते हैं इन तमाम दृष्टियों से भी आप लोग त्रिवेणी पर विचार करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और चर्चा रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में त्रिवेणी अपने आप में एक ऐतिहासिक मूल्य की जो है पुस्तक है, जिसका ऐतिहासिक महत्व है और आगे और भी ज़्यादा इसके महत्व को स्वीकार किया जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और एक बार फिर हम डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी को अपने हृदय तल की गहराइयों से इस अच्छे कार्य के लिए बधाई देते हैं। के तौर पर कि अभी 2 बड़ी सभाएं हुई थी, एक भोपाल में हुई थी अवधि की, तो अवधि के नाते आप यहाँ से प्रतिनिधित्व करने भोपाल गए हुए थे। भोपाल बहुत बड़ा साहित्य का मंडल है, और अब उससे भी बड़ा जो साहित्य का मंडल केंद्रीय है साहित्य अकादमी, वहाँ पर जो भाषा उत्सव होने जा रहा है उसमें भी जो है आप जो है अवधि के नाते वहाँ पर अध्यक्षता एक बार जोरदार तालियां हम लोग देते हैं। और जो हमारे लोग आए हैं, अध्यक्ष जी हैं, मुख्य सचिव जी हैं, राकेश जी हैं, शिक्षक जी हैं, त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, तो इन सभी लोगों का जो है हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत त्रिवेणी पर आधारित बुलाई गई ये बहुत खूबसूरत सभा, जिसको आहूत डॉक्टर दास जी ने किया, संबंधित डॉक्टर मिश्रा जी से पूरी तौर से डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी, जिनको कि अपने हिंदुस्तान में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो दर्जनों पुरस्कार देश विदेश उनको दिए गए। उनके आशीर्वाद तले हम सब फलते हैं, फूलते हैं और वर्तमान के पटल पर कल का भविष्य उज्जवल करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। आज की बैठक की मैं बधाई डॉक्टर दास जी को देता हूं कि आपने बहुत कोशिश करके सबको बुलाया। डॉक्टर मिश्रा जी को भी हम बधाई देते हैं कि आपने 3 महान विभूतियों के संगम को नाम त्रिवेणी देकर आज हम सबको एक साथ बैठने का मौका दिया। किसी एक विद्वान पर एक पुस्तक लिखना पढ़ना तो कुछ और होता है। त्रिवेणी पुस्तक 200 पेज की पुस्तक है, कितना श्रम परिश्रम किया गया होगा ये आप भली बात जानते हैं, क्योंकि जीवन तो नश्वर है, ये तो एक दिन चला ही जाएगा।
तो जो जिंदगी हमारे पास हमको थोड़ा समय देती है, हम उसको अपनी भाषा पर, अपने देश के लिए पूरी कर्मठता से क्यों न लगाए। मैं तो समझता हूँ इससे बड़ा राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र धर्म दूसरा नहीं हो सकता कि हम अपनी मातृभाषा को देखें, उसको आगे बढ़ाएं। अगर हम नहीं बढ़ाते तो हम अपने बच्चों से उम्मीद क्या करें कि वो कैसे बढ़ाएंगे। डॉक्टर मिश्रा जी को मैं पुनः बधाई देता हूँ, दास जी को पुनः बधाई देता हूँ, सारंग भाई को बधाई देता हूँ, आप सभी को मैं पुनः वंदन अभिनंदन स्वागत और इस चीज की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। होली बिल्कुल सर पे, उसकी भी हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। आदरणीय मिश्रा जी से ले जाके मिलाई तो कुछ धार आई, कुछ मतलब जो है फलक विस्तृत हुआ। अब तो खैर मिश्रा जी कहें कि गद्यमा भी शुरू की जाए तो हमारे यहाँ अवधि कहानी पुस्तक भी आई है, भगवान की समोसा कुछ प्रयास की इनका है। अवधि तो वैसो पहली बात तो व्यंग्य की भाषा है, ज़्यादातर जो भी जितने भी ज़्यादातर कहीं कहीं भी जाए व्यंग्य में यहाँ समावेश होती। तो अवधि हमारा हर जगह दृष्टि रखत है, जो कुछ आज हुआ है, जो कुछ पहले हो चुका है। अभी आप देखो कि मौसम बड़ा खराब होगा, कुएं से एक छंद उठाए थे, वाह वाह वाह, कि लाही लहलहात रहे चना फुलियात रहे, अरसी क्या गिरवा सब टूट टूट गिर गए। लाही लहलहात रहे चना फुलियात रहे, अरसी क्या गिरवा सब टूट टूट गिर गया। अरही अध भरी रहे धनिया भई हरी रहे, मटर और राम दाना फूट फूट झरी गया। गेहूं खूब बियासा रहे, मोट मोट बाली रहे, पहास परा सब खेतन में सरीगा। और घरहू का पैसा खाद पांच मां लगाए के, रियागा बहन आधे मांग में यह पाथर पड़ेगा। लेकिन किसान भैया काहे परेशान है, हम तो बिल्कुल सब ने देखा तो अपने अपने गांव में अब पिपरमिंट पेरी जाए लगे। आप देखो जब तक सेपरेटर से आखिरी बूंद गिरत तेल के तब तक वो झांका बंद नहीं करते। ऊपर भगवान तप रहे हैं, सामने से भट्टी आग आ रही है, लेकिन जुटे पड़े हैं। लेकिन अब खर्चा का टाइम आ जाए तो देखो ब्याह गौन में आपसे देखा तो हो कि पिपरमिंट प्यारत में द्या भई लीझा जस मुला सेंट माछ में लगावा रहे चाहिए। यू किसान का हाल है कि पिपरमिंट प्यारत में द्या भई लीझा जस मुला सेंट माछ में लगावा रहे चाहिए। और तिलक बरीक्षा और गोद की भराई में यहाँ मनई हजार खान आवा रहे चाहिए। कि शादी में यहाँ टेंट 4 बीघा में लगावा रहे चाहिए। तिलक बरीक्षा और गोद की भराई में यहाँ मनई हजार खान आवा रहे चाहिए। और खेत हुए गिरो चाहे जेवर बिके, मुला नाव नौटंकी में पूरी रात छावा रहे चाहिए। अवधि का प्रतिनिधित्व मुझे करना था। सबसे उन्होंने सुना, बाद में मेरे कमरे में आए, फिर सर जी बताओ, ये बताइए तुलसी जैसी की बात भी अवधि में कोई कब हुआ है देखा जाए तो आप समझ सकते ये हमारा स्थिति उसी समय बनी थी। आज 30 साल बाद कई चीज़ें होती कभी कभी, क्योंकि आप बहुत सारे काम कर रहे होते एक साथ, तो सबको मौका नहीं मिलता। सेवानिवृत्ति के बाद मैं सक्रिय हूँ और अब उम्र के इस पड़ाव पर पहुँच चुका हूँ कि 1 कम 70 पहुँच चुका हूँ, तो वो ऊर्जा भी नहीं रह गई। केंद्रीय हिंदी सदन आधारण 4 साल से भाषा संपादित। अभी दास जी ने एक बड़ी सूचना आपको दी है सुखद, और मैं समझता हूँ कि मेरे 45 वर्षों की साधना का एक परिणाम है। और साहित्य अकादमी का जो पत्र मेरे पास आया है वो 65 पृष्ठ का है, और उसमें गोरखपुर से चेतनजन जी हैं, बस्ती से विजय शुक्ल हैं, बाराबंकी से मैं हूँ, और लखनऊ से मेरे गुरु जी भी। बाराबंकी का बोल मैं ये श्रेय बाराबंकी को दे रहा हूँ। तो जब अवधि की बात आ रही है, अभी बहुत लोगों ने, राय जी ने कहा कि उसको पूछा, देखिए एक बात सुन लीजिए, आपने शायद खबर पढ़ी हो कि तो गोरखपुर जहाँ से रामचरितमानस छपता है, प्रतियां समाप्त हो गई। दुनिया का पहला ऐसा कवि है जो किसी न किसी समय कहीं किसी क्षण पर जिसकी कविता पढ़ी जा रही हो।
रामचरितमानस लोग कहते हैं, हमने क्या देखिए ऐसा है, जो व्यक्ति समृद्ध होता है संगठन कभी नहीं बनाता। अवधी साहित्य की भाषा अवधी ने मूल्य दिए। और एक चीज मैं और कहना चाहूँ, अवधी का 80% साहित्य दलितों ने लिखा है, पिछड़ों ने लिखा और मुसलमानों ने लिखा। आप जहाँ बैठे हुए हैं ना, ये केंद्रीय फैजाबाद से लखनऊ के बीच के जो सूफी संत हैं, इतने सूफी संत हुए और जैसे इसके अनुभव हैं मुल्ला दाऊद हैं। तो ये जो आप गंगा जमुनी की बात पूरी दुनिया में होते हुए, ये आपके अधिक कारण है। वो भी फैजाबाद बाराबंकी यही गढ़ है। मैंने अपने शोध में कई जगह स्थापित किया है कि बाराबंकी अवधी का गढ़ है। और एक सूचना मैं आपको और देना चाहता हूँ, दुनिया में हजारों भाषाएं, अभी बस जी नहीं रहे हमारे बीच, जयंती लाल नौटियाल का उन्होंने एक शोध पढ़ा था, जिसमें हिंदी पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। फिर हुआ कि मंदारिन चीन की भाषा नंबर, वो संख्या बल के कारण। लेकिन इधर एक खडेंद्र किया गया कि हिंदी 7वें नंबर पर। क्यों? अवधी को भाषा को दे दिए, भोजपुरी को दे, बुंदेली को दे दिया गया, बघेली को करके, और आपकी हिंदी को कमजोर किया जा रहा है। क्योंकि हम बहुत निकट पहुंच चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र में अवधी को मंच देने के लिए बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अब 7वें नंबर पर आपकी हिंदी आ रही है, लेकिन ये सारी खड़ियों पर। लेकिन एक संकट और है कि भाषा के स्तर पर किसी को चिंता नहीं। ये समय जो चल रहा है, कला साहित्य संस्कृत, मैं जब अभी यहाँ पहुँचा तो इसी चर्चा हुई। साइबर अपराध इतने बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि कला साहित्य संस्कृत ये नेपथ्य में चली गई, हाशिए में चली गई। कौन कितने लोग पढ़ रहे हैं? मैं तो डॉक्टर से बात कर रहा था कि मेरा जनपद इस मामले में बहुत अच्छा, अवधी के नाते हर जनपद जाना होता है। इतनी गुटबंदी, इतनी गुटबाजी और रचना का स्तर बहुत गिरा है। लेकिन मैं अपने जनपद पर गर्व करता हूँ कि बाराबंकी में न गुटबंदी है, न कोई किसी तरह का किसी के निर्देश, और इसके मेरे दास जी हैं, ये इस समय जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूँ कि मैंने 7 अवधि जागरण यात्रा की। 2009 में पहली यात्रा जयसी के बाजार से नेपाल तक गई, और उसके बाद चित्रकूट की, अयोध्या की, अमरकंटक की, और अभी होली के जस्ट बाद झांसी की हो रही, जिसमें झांसी विश्वविद्यालय में अवधि जागरण यात्रा का स्वागत हुआ। हमारे जो मित्र चलना चाहे भाई स्वागत, प्रधान जी आप चलता। एक सूचना मैं दे दूं कि एक अवधि गजल संग्रह आ गया है कल ही छपके और भारती से, और जिसमें अपने जनपद के 3 कवि हैं, अजय प्रधान, उदित महाजन और सोनी जी। तो बहुत जल्दी इसका लोकार्पण होगा, और मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि ये हिंदी संस्थान में करवाना चाहता हूँ, वहाँ आप सब लोग। हाँ, इस किताब के बारे में दरअसल ऐसा है, मैं शुरू करता हूँ पहले रमई काका। रमई काका की 3 पत्नियाँ थी। उनके बड़े बेटे अरुण त्रिवेदी, डॉक्टर साहब, और अरुण त्रिवेदी के बेटे प्रतीक त्रिवेदी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, भैया जी कहेंगे। मेरी एक छोटी सी पुस्तक हिंदी संस्थान से छपी है रमई काका। उसके अलावा रमई काका मेरी जानकारी में कोई किताब नहीं। और रमई काका ने जैसा कि 40 साल रेडियो के माध्यम से अवधि को स्थापित किया। और अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, देखिए आजकल साहित्य जो प्रबुद्ध साहित्य, जैसे डॉक्टर साहब हमारे छंद लिखते हैं कभी कभी, तो अब वो चीज़ें नई पीढ़ी के समझ में नहीं आती, क्योंकि उसको ग्रामर का ज्ञान नहीं। और एक बात और है, अब सोचिए कि आदिकवि वाल्मीकि जो है रामायण के आदिकवि माने जाते, और वाल्मीकि से लेकर पता नहीं हजारों रामायण संस्कृत में लिखी गई अन्य भाषाओं में। लेकिन तुलसी जब अवधि में लिखते हैं तो क्यों वो प्रचारित प्रसारित हो जाती है? ये भाषा का कमाल। ये भाषा मैं रमई काका की 4 लाइनें आपको सुनाना चाहूँगा, तो ये जरूर। जाड़ा अभी बीत गया, इस बार बहुत ठंडक पड़ी। तो पहले शुरू होता है, एक छोटा सा बच्चा है, अपने पिता से कहते, बप्पा हम आज नहावे ना, बप्पा हम आज नहावे ना, लड़कौना मांगत माफी है, और गगरा भर पानी का हुई अंजुरा भर पानी का। एक दूसरी की जाड़े से हारी माने
है पंडित का काशी किशोर, और पानी तो चुप रहे थोड़े हुए मंत्र पढ़ते हैं जो पूरा घर जाड़े नहा चाहे बहू को नहाना पड़ेगा। उसका एक चित्र देखिए, बहुरिया सास का भय कह के और सीसी सी सिसिया दे और कमाड़े व धोती बदल ली धरती पर पानी ना। आप सोचिए ये रचना है। अभी ये आप धोखा की बात करें ना, मुझे जर्मनी से फोन आया, वेस्टर्न अमेरिका से फोन आया, और कौन इसी कविता की मांग दी कि हम गए नहीं आगे दिन लखनऊ में कक्कू, बड़ा धोखा। और रवि काका की एक और प्रतिनिधि रचना सबसे बड़ो गया, बचपन के घर घाट में देखो आए बड़े बड़े, हम शादी ते इनकार की सबका लौटारा खड़े। और उसमें जब दूल्हे का वर्णन करते हैं तो कि दुल्हा के बाबा जे मुड़े मोड़ धरावा है, हम जाना दूसरी दुल्हन के तरह ही बंसीधर शुक्ल की भी कहानी में बता दूं। उस समय चूंकि पढ़ी से शुरुआत की हिंदी के समानांतर, अब आप नई पीढ़ी पढ़ समझेंगे नहीं बिंबों प्रतिबिंबों को, छायावाद की स्थापित, और रामविलास शर्मा इनके मित्रों में, अमृतलाल लागर। तो ऐसे समय में उस व्यक्ति ने रिस्क लिया था। ये रिस्क मैंने भी लिया, क्योंकि आज 1979 और 78 में 1979 और 80 में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ PhD के लिए। तो जो मुझे टॉपिक दिया गया था वो नाटकों में दोषक, और डॉक्टर दशरथ ओझा की बिटिया को देखी, तब मुझे विषय अवधि पर आया। तो एक बार मैं पीछे खिसका, क्योंकि उस समय अवधि में काम करना, पहली प्रतिज्ञा मेरे घर में हुई थी। मेरी बुआ ने कहा, भैया इतना पढ़ी लिख के तो हमें यहाँ बहुरा गए सरिया करी हो, यही सब। उसके बाद 1988 में संभवतः बिरवा निकली, उसकी संपादक 2 साल बाद बंद हो गई, मधु जी गवा। फिर मैंने जोधैया पत्रिका लिखा 90 से 94 त्रैमासिक, और 94 में फिर जो है ये आपका भारत सरकार से पंजीयन हुआ। तो आज 30वां वर्ष इस पत्रिका का। लेकिन जब जोधैया निकालता था तो कुछ लोग कहते हैं जोधैया दीदी आ रही देखो, मतलब लोक भाषा के प्रति इतनी उपेक्षा का भाव था। भाई भोजपुरी में लगभग 50 पत्रिकाएं निकलती, और अवधि में मेरी जहाँ तक जानकारी अकेली पत्रिका होती है। तो अपनी भाषा के प्रति, अपनी बोली के प्रति, अपनी संस्कृत पर गर्व करने का समय आ गया। मैं जब 2015-16 की बात थी, जब मैं गया नेपाल में, तो नेपाल की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, तो वहाँ मेरा व्याख्यान था भारत में अवधि अनुवाद की स्थिति। मैं पहुँचा थोड़ा देर से, तो संचालक पहुँचते ही मुझे उन्होंने कहा कि हमारे मित्र राष्ट्र भारत से राम बहादुर मिश्र भैया हैं, अब उनसे निवेदन कि भारत में अवधि अनुवाद की स्थिति क्या है, ऊपर चर्चा। तो उस काम में पूछा होगा अवधि बोले, सर बिल्कुल 40 मिनट बोलना है और 1 घंटे आपसे सवाल है। खैर मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, और आपको मालूम होना चाहिए, मैंने कई बार बताया कि नेपाल में अवधि को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया। वहाँ पाठ्यक्रम है, जड़ों की ओर लौटना पड़ेगा, और इसी का एक छोटा सा प्रयास है। तो अब डॉक्टर साहब को बोलना है। जब टीका लगवावे जाई तब तब हुई गरियावे। गरियावत कहाँ है? खुदा फलानों लड़का रोटी गिर जात, जमीन से उठा खा लिया, दुखे घर में काल नहीं घुसा जात, और तुमने लेकिन टीका न लगी है। चौराहा बहुत दिन से देखे नहीं ना डिग्री कॉलेज वाला, तो वहाँ जवान लड़बड़ात हुई, टीका बहाना है, कहूँ नहीं जाए, डांटत है, फटकारत कि जब टीका लगवावे जाई तब तब हुई गरियावे, या कब बात हमारे न माने धुर बकवास सुनावे। सब कहे घर भरे के, सब कहे उन्हीं की हाँ माहुकार, जिनकी आ कैसन पार हुई है। महावाणी का वंदन करते हुए आज की इस सारस्वत गोष्ठी में विद्यमान विद्वत समूह का, आप सब लोगों का अलग अलग नामोल्लेख तो संभव नहीं है, इसलिए मैं सामूहिक रूप से यहाँ विद्यमान समस्त प्रज्ञा को प्रणाम करता हूँ।
मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है, बड़ी मुझे प्रसन्नता है कि भाई डॉक्टर दीनादास जी ने मुझे यहाँ ये आने का ये अवसर दिया। एक बात तो ये भी है, मैं अब कहीं जाता भी नहीं हूँ, लोकल में भी बहुत कम जा पाता हूँ, क्योंकि अकेले जा पाना थोड़ा कठिन लग रहा है। अब आयु का भी प्रभाव अधिक हो गया है, बिल्कुल है, तो कोई न कोई साथ जाता है। लेकिन ये अपने प्रिय भाई डॉक्टर मिश्र जी का ये इनसे अपना एक विशेष रागात्मक संबंध है, मुख्य रूप से इनकी कार्यशैली, इनके समर्पण के कारण। तो मैं इनको बहुत बहुत शुभाशीष और बहुत बहुत बधाई देता हूँ इनके कार्य के लिए। नाम सुना तो हम लोगों ने कल्पना की भाई आचार्य शुक्ल की एक त्रिवेणी चलती थी हम लोगों के यहाँ, क्योंकि 3 हिंदी के महान कवियों पर आचार्य शुक्ल ने सबसे महत्वपूर्ण लिखा। उन्होंने मलिक मोहम्मद, जैसी, सूर, तुलसी और मलिक मोहम्मद जैसी, इन तीनों लोगों को लिया और उनकी एक पुस्तक त्रिवेणी आई। तो उनकी त्रिवेणी जो थी 3 महाकवियों की एक प्रकार से उनको स्थापित करने का एक मूल भाव उनका उसमें रहा है, क्योंकि उन्होंने जो भूमिकाएं लिखी थी अपनी नागरिक प्रचारणी सभा से जो प्रकाशित हुई थी, जैसी ग्रंथावली या सूरदास का सूरसागर या तुलसी ग्रंथावली, उनकी भूमिकाओं के रूप में उनके ये विस्तृत निबंध थे, लेख थे, जो अलग से स्वतंत्र रूप में पुस्तकों के रूप में भी छपे और त्रिवेणी में भी कुछ संक्षिप्त करके छपे। तो मेरे मन में यही कल्पना थी, शायद इसी रूप में त्रिवेणी मिश्र जी ने लिखी होगी। लेकिन देख करके मुझे प्रसन्नता है और हार्दिक, मैं कितना प्रसन्न मैं नहीं कह सकता, मुझे हार्दिक एक विशेष प्रकार का आह्लाद है कि इनकी मौलिकता के दर्शन यहाँ पर भी होते हैं। केवल उस कवि की कविताओं की लंबी समीक्षा कर देना मात्र इनका लक्ष्य नहीं रहा है। इन्होंने तीनों कवियों की महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि दी है, उनके वैशिष्ट्य को इसमें रेखांकित किया है और सबसे बड़ी बात यह है उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कविताओं का संचयन एक साथ प्रस्तुत कर दिया है। तो ये जो कार्य है हमारी दृष्टि में बहुत मौलिक कार्य है। पुस्तकें तो अनेक लोगों ने लिखी हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र मधु ने भी बंशीधर शुक्ल पर लिखा था, डॉक्टर भारतेंद्र मिश्र ने भी पढ़ी जी पर लिखा और एक आध 2 लोगों ने और भी लिखा है। रमई काका पर स्वयं रमई काका के सुपुत्र ने लिखा। हाँ, तो पुस्तकें तो लिखी गई, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि अलग अलग कोई बात कहना और फिर समेकित रूप में, जैसा कि डॉक्टर दास जी ने कहा था, विनय दास जी ने, कि समेकित रूप में प्रस्तुत करना उस त्रिधारा को, उन तीनों महान विभूतियों को, ये अपना एक वैशिष्ट्य निरूपित करती है। और जैसा कि भाई मिश्र जी ने अपनी बात में कहा था कि इनसे ये प्रश्न पूछा गया, भाई क्या जायसी और तुलसी के बाद भी कोई अवधि कवि है? तो स्वाभाविक है, अब ये तो एक अवधि का प्रतिनिधित्व करते हुए उसकी ध्वजा फहराते हुए हर जगह जाते हैं, तो इनसे बड़ी अपेक्षाएं की जाती, बड़ी जिम्मेदारियां इनके कंधे पर हैं। तो इसलिए इनको तो इस प्रश्न का उत्तर देना ही था, जो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से दिया है। एक तरह से आधुनिक अवधि के जो सच्चे प्रतिष्ठापक हैं, उन तीनों कवियों को, उस बृहत कवित्रयी को आप हमारे सामने रखा, उनकी श्रेष्ठ कवियों को चुन करके। अभी तो बहुत कुछ अब हम जितना कहा जा चुका है कि क्या पढ़ी जी के संबंध में थोड़ा सा 2-3 बातें कहूँगा। उनकी चकल्लस आई संभवतः 1933 में, तो चकल्लस जो उन्होंने लिखी, और बाकी आप लोग को थोड़ा बहुत विवरण आप विनयदास जी से दे चुके हैं कि शिक्षादाता नहीं थी, एंट्रेंस तक पास किया, बड़ी घर की समस्याएं थी, किसी तरह से कौन कौन सी नौकरी की, क्या क्या किया। लेकिन फिर जब साहित्य के क्षेत्र में वो आए, चकल्लस नाम से उनकी कृति है, एकमात्र कृति है, और सबसे बड़ी विशेषता ये किसी कृति के बल पर वो व्यक्ति अमर है। और आधुनिक हिंदी का बहुत बड़ा कवि है। वैसे इसके पहले भी अवधि प्रताप राणा मिश्र ने लिखी थी, कविताएं लिखी थी, लेकिन नहीं, सच्चे अर्थों में प्रतिष्ठापक यही थी।
पढ़ीस जी हैं। तो पढ़ीस जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है, जैसा कि भी भाई विनय दास जी ने भी कहा था, डॉक्टर बलराम जी ने भी कहा, कई हमारे वक्ताओं ने यहाँ पर कहा, अपनी भाषा की बात ही अलग होती है। तो उन्होंने, पढ़ीस जी ने उसमें लिखा है कि ये हमारे अपने हृदय की भाषा है, और जहाँ पर 80-85% आबादी, जिस देश की जहाँ की आबादी कृषक हो, किसान हो, तो क्या उनसे हम अपने हृदय की भाषा में बात नहीं कर सकते? हमें नहीं करना चाहिए। उसकी भूमिका पढ़ करके देखिएगा, उन्होंने लिखा है। और फिर एक विशेष बात लिखा, जब इंगितों की भाषा पर, संकेतों की भाषा पर और मौन भाषा पर भी चित्र निर्मित किए जा सकते हैं, तो क्या उसे टूटी फूटी अवधि में हम नहीं लिख सकते? अब देखिए, टूटी फूटी लिखा, विनम्रता देखिए, क्या उनको हम टूटी फूटी भाषा नहीं दे सकते? या उस पर चित्र बन सकते हैं, तो उसकी तुलना में टूटी फूटी भाषा देना ज़्यादा अच्छा है। तो उन्होंने लिखा, ये मेरा प्रयास रहा है, तो ये मेरी हृदय की भाषा है, और मुझे विश्वास है हृदय की भाषा हृदय पर अवश्य प्रभाव डालेगी। इस तरह से उनकी भूमिका है, बहुत अच्छी भूमिका है। और फिर बहुत अच्छी उनकी अपनी बात है। भूमिका तो निराला जी ने लिखी, निराला जी ने बहुत प्रशंसा की। लिखा, इसमें उच्च कोटि का काव्य के समस्त गुण विद्यमान है, अनेक श्रेष्ठ रचनाओं की तुलना में ये प्रशंसनीय है। अभी डॉक्टर विनय दास जी ने रामविलास शर्मा जी की बात की थी, उन्होंने भी बड़ी प्रशंसा की है। बहरहाल सभी ने उनकी बहुत प्रशंसा की। और सबसे बड़ी विशेष बात यह है, एक कविता इसमें दी हुई है, हम और तुम और है, हम और हैं, हम और हैं, आए क्या है, हम और, सृष्टि इसमें कविता है। और उन्होंने, रामविलास शर्मा ने कहा, ये कविता जो है सन 1930 की कविता है। हाँ, और सबसे पहली ये कविता प्रतिवाद की है। आप बताइए, उन्होंने कहा ये सबसे पहली कविता है। ऐसे ही उन्होंने कहानी का भी एक जिक्र किया है, और उन्होंने कहा सबसे पहली कहानी। तो हम बताना चाहते हैं, जो बहुत से लोग, हम लोग वादों के चक्कर में पड़ जाते हैं, खड़ी बोली वाले, उनको छोड़िए। देखिए, हमारी अवधि की संस्कृति ही कृषक संस्कृति है। तो कृषि संस्कृति होने के कारण आप देखें, यहाँ पर गरीबी की अमीरी की, शोषण की, शोषित की बात स्वाभाविक ही है। तो एक और जहाँ गाँवों की आप रहन सहन की शैली, जीवन शैली, रोजमर्रे का व्यवहार, ये सब अपना एक सहज स्वाभाविक स्वरूप में हमारे सामने उद्घाटित हुआ है पढ़ीस जी के द्वारा, आगे चल करके बंशीधर शुक्ल जी के द्वारा, और फिर उसके और आगे चल करके काका जी के द्वारा। तो वो अपने में एक विशिष्ट स्थान रखता है। एक तो अपने हृदय की भाषा, अपने घर की भाषा, अपने पास पड़ोस की भाषा। तो आप देखें कि ये सबसे बड़ी विशेषता अपनी एक अवधि की है, जिसका अपना मूल्य आंका नहीं जा सकता, कितना अधिक है नहीं कहा जा सकता। और देखें, पढ़ीस जी जो थे, छायावाद की बात बार बार आई, उन्होंने छायावादी रचनाएं अपने उसमें की हैं। जैसे उनकी परछाई है, सूघडार है, सोनवली श्यामा है, बहुत सी रचनाएं इस प्रकार की हैं। तो श्रेष्ठतम रचनाएं हैं। निराला की उसकी तुलना की जा सकती है, सुखी सी है डार बसंत बासंती लेगी, है नहीं, उसकी तुलना आती है। तो आप देखें, बड़ी उच्च कोटि की रचनाएं हैं, और इतनी उच्च कोटि की रचनाएं हैं जो छायावाद में भी दुर्लभ हैं, उसको भी चुनौती दे रहे हैं पढ़ीस जी। निराला जी ने इसीलिए भूरिशा उसकी प्रशंसा की। तो एक प्रकार से छायावाद, छायावादी शैली की भावभंगिमा, उसका कला सौष्ठव, वो आपको दिखाई देगा। अगर अवधि में देखना है तो आप पढ़ीस जी में देख सकते हैं। साथ ही साथ में व्यंग्य की बात है, हास्य की बात है, वो तो अवधि की अपनी विशेषता ही है। अभी भाई साहब ने, इन्होंने भी अच्छी बात कही थी कि अवधि में तो है ही, सामान्य सी बात है। हमारे कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियाँ क्या है, सब व्यंग्य ही तो है। तो लाक्षणिकता और लक्षण व्यंजना का जबरदस्त चमत्कार हमारे यहाँ विद्यमान है, जो कहीं किसी भाषा में नहीं। पढ़ीस जी ने एक बात की और इंगित किया था। उन्होंने कहा, ये बताओ, अगर कोई घसियारा है तो खुरपी है, खड़वा है और बूढ़ा है, इन शब्दों के पर्याय क्या किसी भाषा में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा, ज़्यादा है, हम लोग क्या करेंगे, जो मानक हिंदी वाले हैं वो दिया सलाई को दीप सदाका कह देंगे। उन्होंने कहा उसमें। तो आप देखें, वहाँ बनावटी पर एक कृत्रिमता है।
तो इसलिए सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि सहज स्वाभाविक हृदय की भाषा हमारी अवधि है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा एक कर्तव्य है कि हम अपनी भाषा में अपने लोगों को समझाएं। या जो किसान हमारा वर्ग है या पढ़ा लिखा नहीं है या कम पढ़ा लिखा है, हम अपनी भाषा में अगर बात समझाते हैं, दुनिया के संदेश, दुनिया में कहाँ क्या कुछ हो रहा है, दुनिया की हलचल अपनी भाषा में जब हम व्यक्त करते हैं तो सभी समझते हैं, सबके काम की चीज़ होती है। तो भाषा का लक्ष्य ही संप्रेषण है, भावों को जो दूसरे तक आराम से पहुंचा सके। तो अपने पढ़ीस जी तो हैं ही, पढ़ीस जी ने हमारे आकाशवाणी वाला जो ये आरंभ हुआ था पंचायत घर, शायद पढ़ीस जी ही इसके आरंभ करता थे। और उसके बाद में फिर बंशीधर शुक्ल जी भी उस क्षेत्र में आए। हालांकि बंशीधर शुक्ल जी का ग्रामीण जीवन से बहुत गहरा लगाव है। जो अब तो वो चप्पलें भी नहीं मिलेंगी जो उस समय वो पहनते थे, टायर की चप्पलें बनती थी, वो चप्पलें या नंगे पाँव फटी बीमारी हमने देखा उनको। लखनऊ विश्वविद्यालय में भी आया करते थे डॉक्टर अवस्थी से मिलने के लिए। और इसके अलावा मैंने उन्हें कवि सम्मेलन में भी 2 बार बुलाया जी। सबसे पहले मेरी नियुक्ति बलरामपुर में हुई थी, वहाँ मैंने सन 1963 में उनको बुलाया था, बंशीधर शुक्ल को। और बलबीर सिंह रंग थे, श्यामानंद पांडे थे, बड़े बड़े कवि को बुलाया था। तो उनको वहाँ पर भी सुना, इसके बाद भी खूब सुना उनको, अनेक शाह सुना। तो विलक्षण कवि थे इसमें कोई, और इतने सरल, इतने सहज कि मुझे आश्चर्य होता है। हम हरी ढाल के पत्ताहन पतिहारन ते घबराई का है, जहाँ तक है। तो बहुत अच्छी कविता है। मतलब वो कविता उनके जीवन संघर्ष को व्यंजित करती है और साथ ही साथ में हमको तो लगता है भारतीय जो संपूर्ण भारतवर्ष के इतिहास को प्रस्तुत कर देती है कि कितने बार हम पर लगातार हमले होते रहे, क्या क्या होता रहा, सारे जुल्म हम झेलते रहे, है ना, यही भाव उसमें है। बहुत अच्छी कविता, पतली रचना हम उनको मैं तो उनकी मानता हूँ। और वैसे तो भाई बहुत सी रचनाएं हैं, है नहीं, अभी जिनकी कुछ चर्चा भी हुई। तब उनकी क्रांति वाली रचनाएं हैं, राष्ट्रीयता पर रचनाएं हैं। तो क्रांति धर्मी तो रहे ही हैं आज़ादी के बाद में उन्होंने, लेकिन बड़े विलक्षण स्वभाव के व्यक्ति थे। वो सुधरी नहीं, ज्यों की त्यों रही बंशीधर शुक्ल। तो उनको भी करीब से देखा भी, सुना भी। अन्यतम अनुपम है ये कवि। व्यंग्य के रूप में, हास्य के रूप में उनकी बड़ी अनेक रचनाएं हैं। लेकिन मुशायरा का सम्मेलन पढ़ के देखिए, बहुत बढ़िया रचनाएं हैं, बहुत ही रोचक व्यंग्य और हास्य, शिष्ट व्यंग्य और हास्य। आगे चल करके तीसरे कवि काका जी हमारे आते हैं, राम है। तो रमई काका जी तो वो भी आकाशवाणी से विशेष करके प्रचारित हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने उसको नई दिशा दृष्टि दी। अवधि कविता को, अवधि साहित्य को बल्कि उन्होंने और अधिक उन्नति की ओर अग्रसर किया। उन्होंने नाटक भी लिखे, एकांकी भी लिखे और उनके निबंध वगैरह भी। उनका बहुत साहित्य है, बहुत सा साहित्य छपा नहीं है अभी। ये लोग महामनीषी थे। है क्या, भाषा में देखिए जरूर है। आप पढ़ीर जी की भाषा, बहिर जी की भाषा गाँव की भाषा तो है, लेकिन उसमें एक प्रकार का मार्दव है, एक प्रकार का ध्वनि सौंदर्य विशेष रूप देखने को मिलेगा, है नहीं, लहर लहर लहराए रही है, इस तरह की भाषा पर आप देखें। भाषा में भी एक विशेष प्रकार से बंशीधर जी में भी है। लेकिन बंशीधर जी की भाषा जो विषय अनेक लिए हैं, तो उसी प्रकार से अनेकात्मक भाषा है। वो उसमें गाँव का ठेठपन ज़्यादा है, मुझे जो लगा। अनेक ऐसे शब्द मिले जिसमें थोड़ा सा कठिन शब्दावली दिखाई देती है, अधिक कठिन दिखाई दे रही है। और इन सब की तुलना में परिनिष्ठित अवधि हमको लग रही है चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका। सबसे अधिक उसका प्रभाव लखनवी अवधि है, वो परिनिष्ठित रूप ज़्यादा दिखाई देता है, ज़्यादा समझ में आती है, अधिक समझ में आती है। बड़ा व्यापक क्षेत्र उसका है। उन्होंने भी उच्च कोटि की कविताएं दी, गाँव के जीवन का भी चित्रण जो किया बड़ा स्वाभाविक सहज है, ऋतुओं का वर्णन किया स्वाभाविक सहज है। अनेक उनका बिंब विधान भी बड़ा विलक्षण है। और उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध है, वो है तब मिली कविता हैरानी, शायद इसमें है। आप देख काव्य रचना कैसे की जाती है, कवि कैसे, कोई कवि जो है वो भी बड़ा उसको साधना करनी पड़ती है। कवि को महान साधक के रूप में कहा गया है। तो समाधि की भाषा, समाधि में जब तक वो नहीं होता तब तक उच्च कोटि की कविता नहीं रची जाती। तो समाधिस्थ होने के बाद में उच्च कोटि की कविता स्फुरित होती है। इसको उस कविता तब मिली कविता हैरानी कविता पढ़ करके देखिए। जब वातावरण वैसा परिवेश मिलेगा और कभी इसमें डूब जाएगा, भूल जाएगा अपने को,
तो जो कुछ कहेगा वो अन्यतम अनुपम होगा, वो ब्रह्मानंद रसत्व की कोटि में आने लायक होगा। ये चीज़ उससे निरूपित होती है। बाकी बहुत कुछ इनके विषय में कहा गया है, क्योंकि बौछार तो उनकी सबसे बड़ी प्रसिद्ध हुई, सबसे पहली कृत थी और सर्वाधिक ख्याति उनको बौछार से मिली। उसमें भी धोखा होगा, ये तो विश्व प्रसिद्ध रचना है। अनेक रचनाएं उनकी प्रसिद्ध है, इसी कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत ही प्रसिद्ध वो रचना हुई। और उनके बिंब सृष्टि, उनका आप देखेंगे उनका जो जितना भी उनका अलंकार सौष्ठव, भाषा का सौष्ठव सबसे अत्यधिक विस्तृत, अत्यधिक उच्च कोटि का मिलता है। तो गद्यकार के रूप में, एक सफल महाकवि के रूप में ये त्रयी जो है बहुत उच्च कोटि की है। और डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी अवधि के क्षेत्र को, अवधि साहित्य को बहुत समर्पित भाव से उसको निरंतर पूज रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व के मंच पर उसका ध्वज लहराने का कार्य कर रहे हैं। जिस सफलता के साथ में, जिस ऊंचाई के साथ में, वो निस्संदेह प्रशंसनीय है, वंदनीय है। मैं उनका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं और आशीर्वाद और बधाई देता हूं। आप नमन करता हूँ। तो ये है कि गंगा जमुना सरस्वती में सरस्वती तो विलोपित है, लेकिन इसमें सबके सब मतलब है, दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे बंसीधर शुक्ल जी हो, पढ़ीस हो, या फिर रमैका का। मॉरिशस में वो हुआ था, तो वहाँ पे मैंने बोला था कि सर मैं भी एक कविता पढ़ूंगी। तो सर ने कहा कि ठीक है, कि पढ़िए। वो वहाँ पे पढ़ा। उसके बाद सर ने कहा कि हाँ लिखना शुरू करिए थोड़ा थोड़ा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि सर लोगों ने एक प्रेस क्लब में बहुत बड़ा सा वो साहित्यिक कार्यक्रम मतलब ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें कि बहुत सारे लोग थे जो हम लोग के साथ ही गए थे। उन लोग को सम्मान मिल रहा था, सबको दिया। तो मुझे मतलब ये लगा कि एक वो होता है ना, हर आदमी को सम्मान की तो एक टॉफ़ी ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, चाहे वो एक पेन हो। तो मैंने सर से कहा कि हमको सर हमको नहीं मिलेगा, ऐसे ही मैंने बोला। तो सर ने कहा कि आप एक किताब लिखिए, लिख के ले आइए, फिर आपको जरूर मिलेगा। वो दिन था। फिर मैंने कहा हम कहे ठीक है लिखते हैं। फिर लिखा, किताबों का जो सिलसिला चला। मैं कविताएं लिखती थी, लेकिन सर ने और वो दीक्षित जी सर, जो सर के गुरु हैं, हमारे गुरु आपके गुरु हैं, उन्होंने बोला कि कुछ और दूसरा लिखो। तो उसमें करके मैंने थोड़ा सा जो सामयिक कोटा का था, दम तोड़ते सपनों का शहर कोटा, जहाँ पे कि 2023 में 29 बच्चों ने, सिर्फ एक कोटा में 29 बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी। उस पे मैंने उन सारे बच्चों का करके, और प्लस मेरा चूँकि मनोविज्ञान मेरा सब्जेक्ट रहा है और उसमें भी खासकर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी रही है, तो थोड़ी बहुत की रेमेडी क्या हो सकती है वो लिखा। उसके बाद मैं हूं ना, एक जो है वो कहा जाए कि हाँ, वो यही है कि मतलब सेल्फ ऑब्जर्वेशन की किताब है वो, कि मैं हूं ना का मतलब कि ये नहीं कि मैं अरे किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं नहीं। मैं हूं का मतलब हर आदमी अपने लिए सोचे कि मैं हूं ना, चिंतन परक है। हाँ, इसलिए कि सबसे बड़ी चीज है ना कि अगर हम खुश हैं तभी हम दूसरे को खुशी दे पाएंगे। हम अगले को वही देंगे जो हमारे पास रहेगा। तो वो लिखा सर का बहुत है। फिर सर ने बहुत कुछ बताया और अभी कम से कम 6-7 किताबें लाइन में हैं। हाँ, त्रिवेणी पर आयोजित इस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय अग्रज शुक्ल जी, त्रिवेणी के रचनाकार आदरणीय मिश्र जी, आदरणीय गुरु जी, बहुत पुराने हमारे संबंध रहे हैं उनसे, आदरणीय सत्या जी, राम अवतार जी, और बाराबंकी जनता को साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध करने में अनवरत लगे हुए हमारे ये सब साथी। आज
त्रिवेणी के समीक्षा समारोह में हमें विनय दास जी ने आमंत्रित किया, ये हमारा सौभाग्य है। मैं मुख्य रूप से अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा और साहित्य से कम ही संबंध रहा। मैं बाराबंकी जनपद से बात प्रारंभ करता हूँ। भगवान लोधेश्वर महादेव और कुंतेश्वर महादेव के आशीर्वाद से अभिसिंचित यह जनपद साहित्य जगत में निरंतर योगदान देता रहा है। बाबा बैजनाथ कवि, चतुर्भुज दास जी, काशिम शाह और उर्दू साहित्य में कुमार बाराबंकवी, सुरूर बाराबंकवी जैसे अपना योगदान उनका महान रूप से इस जनपद में रहा है। और बड़ा संतोष होता है कि उस ज्योति को, उस ध्वज को हमारे ये सब जो बैठे हुए साथी हैं, ये निरंतर उसको आगे बढ़ाने में अनवरत प्रयत्नरत हैं और काफ़ी सफलता भी प्राप्त हो रही है। ये एक जो साहित्यिक प्रवाह गतिमान है, आदरणीय मिश्र जी के साथ, अवधी भाषा के साथ, और प्रदीप सारंग जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। विनय दास जी अपने समीक्षा के स्तर पर जिस तरह से योगदान कर रहे हैं और एक विशिष्ट विधा और कौशल उनमें है, वो निश्चित रूप से बाराबंकी जनपद की उस धारा को और आगे ले जाएगा, जिसमें शिव सिंह सरोज जी भी हैं, सागर आजमी जी भी हैं। ऐसे अनेक रचनाकार, साहित्यकार बाराबंकी जनपद को साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध करते रहे हैं। जब अवधि की बात होती है तो बाराबंकी जनपद के मृगेश जी रामनगर से थे और मैंने उनको सुना, बहुत निकट से उनको देखा भी। एक और नाम शायद मिश्र जी आपने सुना होगा, ब्रजलाल भट्ट जी थे और बहुत अच्छी और सार्थक रचनाएं करते थे। साम्यवादी विचारधारा से महाविद्यालय में हमारे साथ आया करते थे। मतलब महाविद्यालय में राम हजूर सिंह जी उनको प्रायः बुलाया करते थे। ब्रजेश जी उस नाम से लिखते थे। और कई ऐसे नाम हैं जो बाराबंकी जनपद में अवधी साहित्य को भी समृद्ध करने में प्रयत्नशील रहे हैं। अभी त्रिवेणी में बंशीधर शुक्ल जी की बात हो रही है और उनके जीवन से कई लोगों ने, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं उनके साथ लगभग 6 महीने एक ही भवन में, एक कमरे में वो रहते थे, एक कमरे में मैं था। BA 1 में मैंने जब प्रवेश लिया YD कॉलेज लखीमपुर में, फिर लगभग 6 महीने हम रहे। 6 महीने बाद कमरा छोटा था और तो हमने उसको उसमें से हट गए थे। लेकिन उनके साथ जिस तरीके से जो जीवन आप लोगों ने उनका वर्णन किया है, बिल्कुल निहायत सरल और बिल्कुल साधारण जीवन। विधायक रह चुके थे वो, उसके बाद भी वो बहुत साधारण ढंग से अपना जीवन व्यतीत करते थे। कभी वो आते तो केला ले आते, तो कुछ मजदूर भी रहते थे, उनको बांट देते थे। उनकी कविताओं पर काफ़ी सार्थक चर्चा हुई, पढ़ीश जी पर सार्थक चर्चा हुई, और जिसके लिए अधिकृत विद्वान शुक्ल जी हैं, बलराम जी ने कहा, विनय दास जी ने बहुत विस्तार से जिसकी चर्चा की। समय बहुत हो गया है और मैं बहुत विस्तार से न जा करके, चूँकि सभी अपनी घड़ी की तरफ देख रहे हैं और वैसे भी अध्यक्षीय भाषण जब तक होता है तब तक सब ऊब चुके होते हैं, तो मैं इन शब्दों के साथ आप सभी को जो बाराबंकी में साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे तमाम विद्यार्थी, अनिल बहुजन हैं, विकास बौखल हैं, विनोद वत्स हैं, आलोक हैं, तमाम विद्यार्थी कवि मंचों पर इस समय अपने साहित्यिक योगदान को प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारी बहुत शुभकामनाएं और आप सभी निरंतर इस साहित्य जगत को समृद्ध करते रहें।
यही हमारे शुभकामनाएं हैं, यही मंगल कामनाएं हैं।